हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हॉट स्टार्टअप। हॉट स्टार्टअप जैसे मान लीजिए कि आपका टरबाइन ट्रिप कर गया है, बॉयलर ट्रिप कर गया और विद इन 1 आवर 2 आवर के अंदर आपको यूनिट को लाना है। तो यूनिट को हम लोग किस टाइप से हम लोग लाइटअप करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हॉट स्टार्टअप जैसे यूनिट जस्ट ट्रिप किया है और आप विद इन 1 and 2 आवर के अंदर हमको यूनिट को लाना है, तो कैसे हमको उसको लाना है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से इसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हॉट स्टार्टअप में क्या क्या हम लोग एक्टिविटी करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने कोल्ड स्टार्टअप का एक डिटेल वीडियो बनाया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बॉयलर लाइटअप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको एक डिटेल सीरीज मिलेगा बॉयलर लाइटअप का, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कि अगर जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अब मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉट स्टार्टअप। फ्रेंड, हॉट स्टार्टअप क्या होता है? देखिए, रीस्टार्टिंग ऑफ द यूनिट इमीडिएटली after the tripping of the unit or within 8 hours of the tripping of the unit is considered as the hot startup. hot startup में क्या होता है, जैसे आपका यूनिट ट्रिप किया और आपको तुरंत यूनिट को आपको इमीडिएटली ले आना है, या 8 आवर ऑफ द ट्रिपिंग से 8 आवर के अंदर अगर आप लाइटअप करते हैं तो उसको हम लोग हॉट स्टार्टअप माना जाता है। हॉट स्टार्टअप देखिए 3 टाइप का स्टार्टअप जनरली होता है। एक कोल्ड स्टार्टअप होता है, वार्म स्टार्टअप होता है और एक आपका हॉट स्टार्टअप होता है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एचपी शाफ्ट और द एचपी केसिंग, इसको हम लोग 3 क्लासीफाई किया गया है: कोल्ड स्टार्टअप, वार्म स्टार्टअप एंड द हॉट स्टार्टअप। देखिए, एचपी शाफ्ट का टेम्परेचर अगर 150 डिग्री सेल्सियस से अगर लेस होता है, अगर एचपी शाफ्ट का टेम्परेचर या एचपी केसिंग का टेम्परेचर लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस अगर होता है देन इट इज कंसिडर्ड एज द कोल्ड स्टार्टअप। 150 से अगर 350 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, 150 से 350 के बीच अगर रहता है शाफ्ट टेम्परेचर देन इट इज कंसिडर्ड एज द वार्म स्टार्टअप। एंड 350 से अगर ज़्यादा ग्रेटर रहता है, 350 डिग्री सेल्सियस से अगर ग्रेटर रहेगा देन इट इज कंसिडर्ड द हॉट स्टार्टअप होता है। ठीक है। कोल्ड स्टार्टअप में जब आप जो टाइम जो लगता है, अगर आप यूनिट को लाइटअप करते हैं तो लाइटअप से 7 से 8 आवर में हम लोग फुल लोड पे लेके जा सकते हैं। वार्म स्टार्टअप में लाइटअप से 5 से 6 आवर लगता है आपको फुल लोड ले जाने में। बट हॉट स्टार्टअप में आप लाइटअप करते हैं तो 1.5 से 2 आवर में आप फुल लोड लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम आपको कोल्ड स्टार्टअप में लगता है, इसके बाद वार्म स्टार्टअप, एंड सबसे कम आपको टाइम लगता है वो हॉट स्टार्टअप में टाइम लगता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आप हॉट स्टार्टअप करते हैं तो जैसे सोकिंग स्पीड जो होता है, सोकिंग स्पीड कितना होता है? 360 आरपीएम। मीन्स जैसे कोल्ड स्टार्टअप आप जब करते हैं तो 360 आरपीएम पे जनरली 1 से 2 आवर तक हम लोग होल्ड करते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू होल्ड द टर्बाइन एट दिस आरपीएम। मीन्स आपको हॉट स्टार्टअप में हम ज़्यादा देर तक हमको सॉकिंग स्पीड पे रखना नहीं होता है, क्योंकि आपको तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म टेम्परेचर ही रहता है। टीआई और टी मीन के बीच ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है और स्ट्रेट वे हम लोग 3000 आरपीएम पे लेके चले जाते हैं और 3000 आरपीएम पे भी 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग यूनिट को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो आपको हॉट स्टार्टअप में बहुत कम टाइम लगता है। तो आइए हम लोग डिटेल से इसका स्टडी करते हैं कि हॉट स्टार्टअप जब आप करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड, एक हम लोग केस पे चलते हैं कि एक्चुअल जो कंडीशन जो हुआ था कि 500 मेगावाट का प्लांट था और इसका मैं जिस समय यूनिट ट्रिप किया था उसका एक्चुअल जो लोड उस समय चल रहा था 330 मेगावाट। ड्रम प्रेशर उस समय 157 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। एमएस प्रेशर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। एमएस टेम्परेचर 530 डिग्री सेल्सियस था।
HRS टेम्परेचर 525 डिग्री सेल्सियस था, फर्नेस प्रेशर -10 mmWc था, MS फ्लो 1015 TPS था, फीड वाटर फ्लो 1030 TPS था, टोटल एयर फ्लो मीन्स प्राइमरी एयर प्लस सेकेंडरी एयर दोनों मिला के 1300 TPS था, ड्रम लेवल -50 था। ये एक्चुअल कंडीशन था और किसी कारण से बॉयलर ट्रिप कर जाता है MFT से, लॉस ऑफ 220 वोल्ट DC हुआ था। तो ड्यू टू द लॉस ऑफ 220 वोल्ट DC आपका बॉयलर MFT में ट्रिप किया था। बॉयलर ट्रिप करने से आपका टरबाइन ट्रिप हो गया था। तो बिफोर द ट्रिपिंग ऑफ द बॉयलर ये आपका कंडीशन था। एक्चुअल लोड 330 मेगावाट पे चल रहा था और उस समय जो मिल सर्विस में था, जो मिल था वो आपका A, B, C, D एंड E मिल सर्विस में था, कोई भी ऑयल गन नहीं था। ये एक्चुअल कंडीशन है। मिल था उस समय SADC का जो पोजीशन था वो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर का वो 14% था और जो DP जो मेंटेन हो रहा था वह 55 mmWc मेंटेन हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज था वो आपका 4.1% मेंटेन था। ठीक है, क्योंकि लो लोड में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन परसेंटेज को थोड़ा सा हायर साइड रखते हैं ताकि आपका SADC जो है विंड बॉक्स DP मेंटेन रहे। तो ये कंडीशन था। अचानक आपका क्या होता है कि बॉयलर ट्रिप करता है। बॉयलर किस पे ट्रिप करता है? MFT पे। MFT क्या आया था? लॉस ऑफ 220 वोल्ट DC ग्रेटर देन 2 सेकेंड। उस पर आपका बॉयलर ट्रिप कर गया था। बॉयलर ट्रिप किया, टरबाइन आपका ट्रिप हो गया था। तो जिस समय आपका टरबाइन ट्रिप किया था तो क्या हुआ होगा, जरा सोचिए। उस समय आपका HP स्टॉप वाल्व, HP कंट्रोल वाल्व, IP स्टॉप वाल्व, IP कंट्रोल वाल्व सारा क्लोज हो गया था। क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से क्या हुआ कि जो MS का फ्लो जो आपका टरबाइन के अंदर जा रहा था अचानक उस पर ब्रेक लग गया, स्टॉप हो गया। तो जैसे ही स्टॉप होता है MS प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। MS प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपका HP बाईपास एंड LP बाईपास ओपन होता है। ये जो HP बाईपास एंड जो LP बाईपास एंड SP बाईपास जो ओपन होता है वो कैसे ओपन होता है? क्या टरबाइन ट्रिप करता है तुरंत ओपन होता है? उसका भी एक सेट पॉइंट है। उसका सेट पॉइंट क्या है कि जनरली आपका LP बाईपास एंड SP बाईपास ऑटो में रहता है। जैसे LP बाईपास का उस समय जो प्रेशर सेट पॉइंट, जो इफेक्टिव प्रेशर सेट पॉइंट था वो 34 kg/cm² था। ठीक है, और HP बाईपास का जो सेट पॉइंट था, SP बाईपास का जो सेट पॉइंट था वो भी ऑटो में था और ये जनरली MS प्रेशर से 10 kg ज़्यादा, हम लोग लॉजिक है कि MS प्रेशर जितना रहेगा उससे 10 kg ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा में सेट ट्रैक करता रहेगा। मान लीजिए उस समय अगर 150 kg/cm² अगर MS प्रेशर था तो HP बाईपास का जो प्रेशर होगा वह 160 या कहीं 11 kg अगर सेट पॉइंट डालता है लॉजिक में तो 161 kg/cm² रहेगा। जैसे ही आपका स्टॉप वाल्व क्लोज हुआ MS प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही MS प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपका जो BP1, जो SP बाईपास में जो BP1 एंड BP2 रहता है, जब आपका टरबाइन ट्रिपिंग से पहले का कंडीशन में क्या था, इसका पोजीशन दोनों 0% रहता है। जब MS का प्रेशर 160 kg से जैसे ही ज़्यादा गया तो BP1 और BP2 आपका फास्ट ओपनिंग होगा और ये ओपन होके जैसे ही आपका टरबाइन ट्रिप किया MS प्रेशर इंक्रीज होता है। MS प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपका BP1 एंड BP2 आपका बहुत फास्ट ओपन होता है। ये आपका 0% था बिफोर द ट्रिपिंग। जैसे ही ट्रिपिंग होगा ये 0 से 80 से 90% तक आपका ओपन हो जाता है, दोनों BP1 एंड BP2। अब देखिएगा कि फास्ट ओपनिंग होता है, 0 से 80% तक आपका ओपन हो जाएगा। और सिमिलरली आपका HRS प्रेशर इंक्रीज होता है। HRS प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ IP स्टॉप वाल्व एंड IP कंट्रोल वाल्व। और जैसे उसका प्रेशर 34 kg से ज़्यादा गया वो आपका LP बाईपास ओपन होना शुरू हो जाता है, वो भी आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ओपन होगा
तो देखिएगा एक चीज़, क्या ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि एलपी बाईपास का जो इफेक्टिव सेट पॉइंट होगा, अब वो शुरू में आपका 34 kg था, वो ऑटोमेटिक आपका चेंज होके 34 से 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो आपका ACI जो ऑटोमेटिक इंटरफेस का जो मैक्सिमम पॉइंट है 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ले लेता है, जो फिक्स सेट पॉइंट होता है। देखिएगा आप एलपी बाईपास के पेज पे कि एक आपका फिक्स सेट पॉइंट होता है जो हम लोग 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट कर देते हैं, और एक आपका इफेक्टिव सेट पॉइंट होता है रनिंग कंडीशन में। ये जो इफेक्टिव सेट पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेज, जो एसपी टरबाइन का जो फर्स्ट स्टेज में जो स्लाइडिंग प्रेशर रहता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो एलपी बाईपास का जो सेट पॉइंट होता है, जैसे जैसे एमएस प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, इसका भी आपका सेट पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि वो इफेक्टिव सेट पॉइंट डिपेंड करता है आपका फर्स्ट स्टेज स्लाइडिंग प्रेशर पे, ठीक है। लेकिन जैसे आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो ये इफेक्टिव सेट पॉइंट चेंज होके फिक्स सेट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, मीन 34 से 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। वो उस समय जैसे ही आपका बाईपास वाल्व ओपन होता है, BP1 BP2 आपका 80%, और ये चूंकि आपका ट्रिपिंग से पहले ये ऑटो में था, ऑटो में रहता है, जैसे ही आपका 80% ओपन होगा ये मैनुअल मोड में आ जाता है। लॉजिक ऐसा दिया हुआ है कि जैसे ही टरबाइन ट्रिप करता है तो फास्ट ओपनिंग होता है, इमरजेंसी ओपनिंग होता है, तो 80% जाके ये आपका मैनुअल हो जाता है, ठीक है। तो इस समय देखिए क्या क्या चीज़ हुआ। जैसे ही आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि एचपी बाईपास एंड एलपी बाईपास ओपन हुआ है कि नहीं, उसका ओपनिंग देख लेना है। उसके बाद देखना है कि ड्रम लेवल, देखिए ड्रम लेवल बहुत फास्ट क्या होता है शुरू में, जब तक आपका BP1 एंड BP2 ओपन नहीं होता है 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड तक में, तो किसको भी ओपन होने में तो टाइम लगेगा। तो जैसे ये ओपन जब तक नहीं होता या थोड़ा सा ओपन होता है, उसमें आप देखिएगा कि ड्रम लेवल जो होता है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसमें एमएस प्रेशर, ड्रम प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वाटर का जो लेवल है वो उसके, चूँकि ड्रम के अंदर क्या रहता है, नीचे वाटर रहता है, ऊपर में स्टीम रहता है, तो स्टीम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर को कंप्रेस कर देता है, तो वाटर का लेवल क्या होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो देखिएगा उस समय ड्रम लेवल आपका डिक्रीज होने लगता है। और उसी बीच आपको देखना है MDBFP स्टार्ट लिया है कि नहीं। MDBFP अगर ऑटो में स्टार्ट लिया है कि नहीं, अगर स्टार्ट नहीं लिया है तो आपको ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए MDBFP को स्टार्ट दे देना। जैसे आपका यूनिट ट्रिप करता है तो MDBFP को ऑटो में स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो हमको MDBFP को स्टार्ट कर देना है। क्योंकि क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका ड्रम लेवल निगेटिव जाता है, ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए आपका MDBFP स्टार्ट हो जाना चाहिए। और TDBFP जो रहता है, TDBFP को हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रिप करा देते हैं, क्योंकि TDBFP उतना हाई प्रेशर पे नहीं दे पाता है। और उसमें क्या होता है कि स्टीम का प्रेशर, अभी TDBFP में क्या था, एक्सोडी स्टीम से आ रहा था, सॉरी IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से आ रहा था, धीरे धीरे वो शिफ्ट क्या हो जाएगा, एक्सोडी कंट्रोल वाल्व की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि TDBFP को ट्रिप करा देते हैं और MDBFP से ही ड्रम लेवल को मेंटेन करते हैं। जब आपका BP1 और BP2 ओपन होता है तो दिखेगा कि फिर आपका ड्रम प्रेशर और MS प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज जैसे होता है तो फिर आपका ड्रम का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉयलर के अंदर स्टीम को प्रिजर्व करने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉल ना हो, हम लोग बाईपास को जो 80% ओपन हुआ था इसको हम लोग क्लोज करना मैनुअली, चूँकि आपका मैनुअल शिफ्ट हो जाता है, इसको हम लोग मैनुअली इसको क्लोज करना शुरू कर देते हैं। क्लोज करके हम लोग 15 से 20% पे लेके आ जाते हैं। क्योंकि अगर 80% पे रहता है, अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होता है कि जो सारा का सारा जो स्टीम आपका बॉयलर ट्यूब में था, आपका मेन स्टीम लाइन में जो था अप टू, तो वो क्या होता है कि वेस्टेज हो जाता है। आपका क्या होता है, अल्टीमेट आप MS स्टीम को क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं कंडेंसर में। तो वो हमको प्रिजर्व करना है, उस MS प्रेशर को प्रिजर्व करना है, MS टेम्परेचर को प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाईपास वाल्व को 15 से 20% ही लेके आके ले आते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको हम लोग 10-10% तक ला के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग को इंश्योर कर लेना, क्योंकि इमीडिएट हमको लाइटअप करना है। तो क्यों हम लोग वेस्टेज करें उस MS प्रेशर को, MS टेम्परेचर को। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से 15% ओपन खाली करते हैं, ठीक है।
ड्रम लेवल क्या होता है, जैसे आपका BP1 BP2 ओपन हुआ था तो ड्रम लेवल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाना शुरू करता है। तो हम लोग ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए बाईपास वाल्व को हम लोग क्लोज करते हैं। 15 से 20% लाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका HRS प्रेशर मेंटेन रहेगा, MS प्रेशर आपका ज़्यादा फॉल नहीं होगा, और ड्रम लेवल को भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बाईपास वाल्व जैसे ओपन हुआ था तो ड्रम प्रेशर डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने से आपका स्वेलिंग होता है और ड्रम लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो उसको हमको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि बाईपास वाल्व को हम लोग 80 से घटा के 15 से 20% लेके आते हैं, ये देखते हुए कि आपका ड्रम लेवल कैसा है, HRS टेम्परेचर कितना है, MS प्रेशर को देखते हुए हम लोग ये काम जरूर कर लेंगे। तो जैसे ही आपका यूनिट ट्रिप होता है तो ये सारा एक्टिविटी हम लोग को कर लेना है। MDBP को स्टार्ट देख लेना है, स्टार्ट हुआ है कि नहीं। आपका अगर ड्रम लेवल बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है तो हम एक जो CC पंप है या BCW पंप होता है उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। आप इसको क्लोज करते हैं तो ड्रम लेवल पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो जनरली क्या होता है कि बाईपास वाल्व को हम क्लोज करके ड्रम लेवल को हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। फ्रेंड, जब आपका टरबाइन एंड बॉयलर दोनों ट्रिप कर जाता है तो ट्रिपिंग के बाद देखिए कौन कौन सा इक्विपमेंट आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, उसको आपको चेक कर लेना है। रनिंग कंडीशन में आपका FD फैन आपका ट्रिप नहीं करता है, FD फैन आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। FD फैन दोनों आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा। ट्रिप क्या करेगा, बॉयलर के ट्रिपिंग से आपका प्राइमरी एयर फैन ट्रिप कर जाता है एंड स्कैनर एयर फैन आपका ट्रिप कर जाता है। सील एयर फैन आपका ट्रिप करता है, स्कैनर एयर फैन आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। मीन्स ID फैन, FD फैन, स्कैनर एयर फैन आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा। ट्रिप क्या करता है, प्राइमरी एयर फैन ट्रिप करता है एंड सील एयर फैन ट्रिप कर जाता है। आपका बोथ APH आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा। वैक्यूम पंप भी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, और जो आपका टरबाइन का जो ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम भी आपका चार्ज कंडीशन में आपका रहेगा। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा जो है ध्यान देना है फ्रेंड्स। जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो आपको तो ड्रम लेवल देखना है, MDBP का स्टेटस आपको चेक कर लेना है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको करना है, क्योंकि जैसे ही आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो उसका जो PRDS स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो आपका डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि 40% ऑफ द लोड के बाद टरबाइन सेल्फ सीलिंग होता है, ठीक है। और उस समय ग्लैंड सील स्टीम का जो हम लोग टरबाइन का जो ग्लैंड सील स्टीम का जो प्रेशर है वो 350 mmWc मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर जो होता है जो माउंटेन के पहले का वो टेम्परेचर 290 से 300 के डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो वो लोडिंग किस पे आता है, APRDS सिस्टम पे। और APRDS सिस्टम जो होता है वो सेल्फ जो है CRH लाइन से हम लोग चार्ज करके रखते हैं। तो CRH का प्रेशर आपका धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर उसका घटने लगता है। तो आप देखिएगा कि ग्लैंड सील स्टीम टेम्परेचर बिफोर माउंटेन वो बहुत फास्ट फॉलिंग करता है, डिक्रीज होने लगता है। आपका 300 था तो 290, 80 गिरने लगता है। तो आपको इसको इंश्योर करना है, बड़ा एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है कि आपको तुरंत इंटरकनेक्शन वाल्व जो अगर अदर यूनिट है तो उसका इंटरकनेक्शन वाल्व को फुल ओपन कर लेना है, और अपना जो सेल्फ जो CRH से लाइन आ रहा था, एक MS का लाइन आता है, इसको क्लोज कर देना है। जो जनरली APRDS सिस्टम का जो सप्लाई होता है वो CRH लाइन से हम लोग रनिंग कंडीशन में लाइन अप करके रखते हैं। तो CRH लाइन को पूरा आइसोलेट कर देना है अपना, और इंटरकनेक्शन लाइन को चार्ज कर देंगे। और जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है आपका 17 मीटर पे या 8.5 मीटर पे सबको ओपन कर देना है। और वहाँ पे जो आपका PRDS फ्लोर पे भी आपका जो स्टीम ट्रैप लाइन है उसको देखिए सर्विस में है कि नहीं, और ड्रेन जो है उसको ओपन कर दीजिए ताकि आपका फ्लो होना चाहिए। जितना फ्लो होगा उतना आपका PRDS का टेम्परेचर आपको मिलेगा, उतना आपको प्रेशर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। जनरली क्या होता है कि अगर आप डिले करते हैं तो ग्लैंड सील स्टीम टेम्परेचर बिफोर माउंटेन आपका बहुत फास्ट फॉल करता है, और क्योंकि SP शाफ्ट का टेम्परेचर उसमें 515 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वहाँ पे अगर आप ग्लैंड स्टीम टेम्परेचर अगर घट के 250 260 तक अगर आ जाएगा तो कंडेंसेशन का चांस बढ़ जाता है। तो वो आपको रोकना है, उसको अवॉइड करना है। तो इमीडिएट एक्शन लेना है कि ग्लैंड सील स्टीम का टेम्परेचर आपको 280 290 से नीचे नहीं जाने के लिए देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना जो सप्लाई है CRH लाइन वाला उसको आपको क्लोज कर देना है, और अदर यूनिट का जो इंटरकनेक्शन वाल्व है जो SV61 रहता है वो दोनों को ओपन कर देना है, और वहीं से आपको सेकेंड यूनिट से लाइनअप कर देना है। और एटमॉस्फेरिक ड्रेन पूरा ओपन कर देना है 17 मीटर पे, 8.5 मीटर पे। और PRDS का जो स्टीम ट्रैप लाइन उसको देखिए वहाँ से स्टीम ट्रैप लाइन सर्विस में है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ का ड्रेन आपको ओपन कर देना है ताकि फ्लो होगा तो टेम्परेचर आपको प्रॉपर मिलेगा। तो ये जनरली आपको इंश्योर कर लेना है।
तो आपका क्या होता है कि टरबाइन ट्रिप करता है तो ग्लैंड सील स्टीम चार्ज रहता है और वैक्यूम पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। जनरली अदर जो है आपका TG ECW, जो SG ECW पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, CW एंड ACW पंप भी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, MD BFP भी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है और पूरा लाइनअप कंडीशन में रहता है अप टू द ड्रम। CC पंप जनरली हमको समर सीजन में 3 BCW पंप चलाते हैं और विंटर में आपका 2 BCW सिस्टम से भी पंप से काम हो जाता है। तो CC पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। HPCF पंप जो गवर्निंग के लिए होता है ये भी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। तो जनरली का जितना भी ऑक्सिलरी टरबाइन साइड में जो भी पंप्स है वगैरह वो आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। फिर आपको वेट करना है टरबाइन का बारिंग गियर पे आने का। टरबाइन का आपको देख लीजिए, टरबाइन का जो लूब वाइल पेज है उस पेज को ओपन कीजिए, देखिए आपका AOP स्टार्ट लिया है कि नहीं। 2850 RPM पे स्टार्ट हो जाता है। फिर 510 RPM पे 510 RPM पे आपका GOP स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। फिर 210 RPM पे आपका टर्निंग गियर जो बारिंग गियर वाल्व ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। जनरली आपको कॉस्टिंग डाउन टाइम जो होता है टरबाइन का, ट्रिपिंग से कॉस्टिंग डाउन टाइम जनरली 45 से 50 मिनट के आसपास रहता है। 50 मिनट के बाद आपका टरबाइन बारिंग पे आपका बारिंग गियर जनरली 120, अगर वैक्यूम है तो 130 RPM पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कंडीशन आपको देख लेना है कि टरबाइन बारिंग पे आ गया, AOP स्टार्ट हुआ, GOP स्टार्ट हुआ, टर्निंग गियर वाल्व ओपन हुआ। और जनरली ये जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है सारा इक्विपमेंट आपका रनिंग कंडीशन में है, इस पर इसको आपको इंश्योर कर लेना है। आपका जो SADC का जो पोजीशन होता है वो 100% ओपन हो जाता है। जैसे आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो SADC का पोजीशन आपका 100% ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशनल एक्टिविटीज इमीडिएटली आफ्टर ट्रिप आउट, जैसे ही आपका यूनिट ट्रिप करता है तो ऑपरेशनल एक्टिविटी आपको क्या क्या करना है उसको देखिए। जैसे आपका यूनिट ट्रिप करता है तो जनरेटर सर्किट ब्रेकर क्या होगा आपका ओपन हो जाएगा एंड फील्ड सर्किट ब्रेकर जो होता है वो भी आपका ओपन हो जाता है। फील्ड सर्किट ब्रेकर क्या होता है जो आपका PMG से मेन एक्साइटेंस सिस्टम में जो आता है पावर सप्लाई, वो आपका फील्ड सर्किट ब्रेकर होता है, ये भी आपका ओपन कंडीशन में आ जाएगा। चेक TDBFP हैव ट्रिप्ड ऑन लो फ्लो में आपका TDBFP भी ट्रिप हो जाएगा। चेक MDBFP हैज टेकन स्टार्ट ऑन ऑटो एंड इसका जो लाइनअप देखिए कि बॉयलर तक आपका वाटर लाइनअप आपको कर लेना है। वैसे ऑलरेडी आपका लाइनअप कंडीशन में ही रहता है, एक बार आपको देख लेना है कि चेक MDBFP हैज टेकन स्टार्ट ऑन ऑटो। अगर स्टार्ट नहीं होता है ऑटो में तो इसको आपको लोकली भी स्टार्ट कर देना है। क्लोज FDB 16 वाल्व्स टेक लो रेंज इन सर्विस। देखिएगा कि जब फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन जाइएगा तो जनरली आपका क्या होता है कि एक में आपका FDB 13, 14 एंड 15 रहता है, उसका बाईपास में FDB 16 रहता है। तो FDB 16 जब होता है 200 मेगावाट के बाद, जब आपको जो ड्रम लेवल मेंटेन करने के लिए आपको FDB 16 मेंटेन करना होता है। और जो लो रेंज इन सर्विस क्या होता है, जो FDB 13, 14, 16 वाला जो ब्रांच लाइन होता है, तो जब यूनिट ट्रिप करता है तो हमको ब्रांच लाइन सर्विस में लेना है, मतलब लो रेंज इन सर्विस लेना है। जो आपका FDB 16, 14, 15, 13, 14 एंड 15 वाला लाइन लेना है और FDB 16 वाला जो लाइन होता है उसको हमको क्लोज कर देना है। इफ ड्रम लेवल गोज वेरी लो, अगर किसी कारण से आपका ड्रम लेवल बहुत लो हो जाता है तो 1 CC पंप जो BCW पंप होता है उसको आप कैन भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉप कीजिएगा तो ड्रम लेवल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ओपन 1 लाइन CBD का एक लाइन आपको लाइन अप करके रख लेना है और जो इकोनोमाइजर रीसर्कुलेशन वाल्व होता है उसको आपको ओपन कर लेना है। चेक 1 AOP हैज टेकन स्टार्ट। देखिए जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो कुछ समय बाद आपका AOP सर्विस में आ जाना चाहिए, एक AOP आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। चेक HP बाईपास BP1 BP2 ओपनिंग। देखिए कि आपका बाईपास वाल्व ओपन हो रहा है कि नहीं, वो फास्ट ओपन होना चाहिए। और ये जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0% रहता है बिफोर द ट्रिपिंग। जैसे आपका ट्रिप करता है और MS प्रेशर इंक्रीज करता है तो जैसे वो सेट पॉइंट से एक्सीड करेगा MS प्रेशर तो बाईपास वाल्व ओपन हो जाता है और वो 0 से 80% तक ओपन हो जाता है और वो फिर क्या था कि मैनुअल मोड में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि स्टीम आपको बॉयलर को तुरंत लाइट अप करना है तो उस MS प्रेशर MS टेम्परेचर को प्रिजर्व करना है, तो इमीडिएटली क्लोज दिस आफ्टर टेकिंग टू मैनुअल। उसको मैनुअल मोड में ऐसे भी आ ही जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लोज करते हैं। जनरली उसको 10 से 15% ही ओपन करके रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आप ओपन करके रखते हैं तो अल्टीमेट वो स्टीम डंप होकर जा रहा है कंडेंसर में, तो वो हीट का हमको
लॉस नहीं होने के लिए देना है। चेक एलपी बाईपास हैज़ ओपन, एलपी बाईपास आप देखिए ओपन हो रहा है कि नहीं। तो उसका जो जैसे उसका जो मैंने केस बताया था कि उसमें फिक्स सेट पॉइंट जो इसका था 12 kg था और इफेक्टिव सेट पॉइंट जो था वो 34 kg था। तो जैसे ही टरबाइन ट्रिप करता है तो उसका जो इफेक्टिव सेट पॉइंट चेंज होकर फिक्स सेट पॉइंट 12 kg पे आ जाता है। तो देखिए कि आपका एलपी बाईपास वाल्व ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर ओपन नहीं होता है तो उसको आप मैनुअली ओपन कर दीजिए, नहीं तो आपका HRS CRS पॉपअप मारना शुरू हो जाएगा। देखिए एक्सट्रैक्शन लाइन NRV आर फोर्स क्लोज, जो एक्सट्रैक्शन लाइन जितना भी है आपका LP हीटर में जाता है, SP हीटर में जाता है, TDBFP में जाता है, आपका डेटर पैकिंग के लिए जाता है, LP हीटर जो भी है सबका जो एक्सट्रैक्शन लाइन में जो NRV है उसको फोर्स क्लोज हो जाना है। एक्सट्रैक्शन स्टीम ब्लॉक वाल्व ऑफ LP हीटर्स, डेटर पैकिंग, SP हीटर्स आर क्लोज, सारा क्लोज हो जाना चाहिए। चेक 1 GOP हैज टेकन स्टार्ट एट 510 RPM, 510 RPM पे आपका 1 GOP स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद जनरली आपका टरबाइन ट्रिप होने से 45 मिनट के आसपास आपका GOP स्टार्ट हो जाता है और 45 मिनट के बाद आपका टर्निंग गियर वाल्व्स ओपन होता है, 210 RPM पे ओपन हो जाना चाहिए और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका वो 120-130 RPM पे आके होल्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, डेरेटर पैकिंग इज डन थ्रू APRDS स्टीम टू डेरेटर प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड डेरेटर प्रेशर टू बी मेंटेन। देखिए रनिंग कंडीशन में आपका डेरेटर पैकिंग के लिए IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से आ रहा था, टरबाइन ट्रिप किया तो आपको उसको चेंज ओवर कर लेना है APRDS सिस्टम से। APRDS सिस्टम से उसका डेरेटर पैकिंग को स्विच ओवर कर लेना है और आपका APRDS सिस्टम का जो लाइन होता है जिसमें आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू आप उसमें सेट प्रेशर डाल के उसको डेरेटर के प्रेशर को कंट्रोल करना है। जनरली हम लोग 3.5 से 4 kg प्रेशर सेट पॉइंट डाल देते हैं, तो उसी से अभी आपका डेरेटर पैकिंग APRDS सिस्टम से हो रहा है, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। क्लोज MS एंड CRS वाल्व्स टू APRDS, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स कि जो APRDS सिस्टम में जो अपना जो सेल्फ चार्ज होता है वो आपका CRS वाल्व से जाता है। तो जैसे आपका यूनिट ट्रिप करता है तो CRS वाल्व को इमीडिएटली क्लोज कर देना है और जो एडजॉइनिंग यूनिट है, जो एडजेसेंट यूनिट है, उसका इंटर कनेक्शन वाल्व को ओपन करके हम लोग उसका APRDS सिस्टम को चार्ज कर लेते हैं। ट्राई टू मेंटेन HPPRDS स्टीम, जो हाई टेम्परेचर PRDS स्टीम टेम्परेचर एज हाई एज पॉसिबल 280 से 300 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि यहीं से आपका ग्लैंड स्टीम सप्लाई जाता है। तो जनरली आपको इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि जब से ही टरबाइन ट्रिप करेगा आपको इसका जो MS और CRS वाल्व्स को उसको क्लोज करके पहले आपको जो है इंटरकनेक्शन वाल्व को ओपन करके सारा एटमॉस्फेयर ड्रेन को ओपन कर लेना है, 17 मीटर से 8 मीटर वाला को, और PRDS फ्लोर पे भी आप ओपन कर लीजिए। और इसका HTPRDS हेडर का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मेंटेन करना है। उसको आपको माउथ 10 के पहले जो ग्लैंड स्टीम टेम्परेचर है उसको 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन कीजिए, उससे आपको गिरने के लिए उसको नहीं देना है, नहीं तो आपको क्या होगा, ग्लैंड स्टीम कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और SP शाफ्ट के टेम्परेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि SP शाफ्ट का टेम्परेचर उसमें 520 डिग्री सेल्सियस रहेगा और वहाँ पे आप ग्लैंड स्टीम टेम्परेचर अगर 280 के नीचे जाएगा, मान लीजिए 250 चला गया, तो वो तो जाकर उसके टेम्परेचर को तो कंडेंस करना शुरू कर देगा, उसको क्या करेगा, कूलिंग करना शुरू कर देता है। तो वो नहीं करना है। TDBFP विल ट्रिप एंड इंश्योर दे आर ऑन बारिंग गियर। TDBFP तो आपको ट्रिप करेगा लो फ्लो में, अगर नहीं ट्रिप किया तो उसको आप ट्रिप करा दीजिए और उसके बाद देखिए कि वो बारिंग गियर पे आ रहा है कि नहीं, उसको आप इंश्योर कर लेना है। चेक LDO एंड HFO जो ट्रिप वाल्व, जो LOTV एंड HOTV है, देखिए वो क्लोज हो गया है कि नहीं। एंड जितना भी नोजल वाल्व आपका सारा एलिवेशन के हर कॉर्नर पे रहता है, आपका नोजल वाल्व जो LOCV या HOCV, वो देखिए सारा आपका LONV एंड HONV सारा वाल्व आपको क्लोज हो जाना चाहिए, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड, चेक सेकेंडरी एयर फ्लो टू फर्नेस 700 से 800 TPH आपको मेंटेन करना है एंड फर्नेस ड्राफ्ट को मेंटेन करना है, नॉर्मली -10 mm WC आपको मेंटेन करना है। स्विच ऑफ ESP फील्ड को आपको स्विच ऑफ कर लेना है। जो स्प्रे ब्लॉक वाल्व ऑफ रीहीटर एंड सुपर हीटर स्प्रे है उसको आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि जनरेटर गैस सिस्टम आपका हेल्दी है कि नहीं। आपका जो सील ऑयल सिस्टम जो होता है वो आपका एयर साइड सील ऑयल पंप एंड हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप आपका रनिंग कंडीशन में है, इसको आपको इंश्योर कर लेना। वो तो रनिंग कंडीशन में ही रहेगा, एक बार आपको उसको देख लेना है। फिर इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेशर एंड द सर्विस एयर कंप्रेशर आपको देख लीजिए वो रनिंग कंडीशन में है कि नहीं, उसको आपको एक बार इंश्योर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हॉट वेल एंड डेटर लेवल जो मेकअप स्टेशन है, नॉर्मली हम लोग हॉट वेल
में वाटर लेते हैं, डीएम मेकअप लेते हैं, उसका 2 प्रोविज़न दिया रहता है। एक आपका इमरजेंसी मेकअप रहता है जो CST कंडेंसेट स्टोरेज टैंक से आता है, और नॉर्मल मेकअप जो आता है वो डीएम स्टोरेज टैंक से आता है। तो दोनों आपको लाइनअप कंडीशन में देख लीजिए, लाइनअप आपको कर लेना है। तो ये सारा एक्टिविटीज़ हमको कर लेना है यूनिट के ट्रिप आउट होने के जस्ट बाद। कि आप जैसे एक मैंने केस बताया था, उस केस में क्या था कि 13-10 आवर्स में यूनिट ट्रिप किया था। आपका बॉयलर ट्रिप किया, टरबाइन ट्रिप किया 13-10 में। उसके बाद हम लोग देखे कि बॉयलर का जो क्या किस रीजन से ट्रिप किया था, उसका काउज को फाइंड किए, उसका रेक्टिफाई किए। रेक्टिफाई करने के बाद हम लोग क्या किए कि आपका आईडी फैन तो चल ही रहा था, एफडी फैन चल ही रहा था। तो जितना भी पर्ज परमिशिव था उसको हम लोगों ने देखा कि पर्ज परमिशिव का जितना भी कंडीशन है उसको हम लोगों ने फुलफिल किया। उसके बाद पर्जिंग में स्टार्ट कर दिया। पर्जिंग का टाइम जनरली 10 मिनट होता है। जैसे ही पर्जिंग कंप्लीट हुआ तो आपका MFT रीसेट हो जाता है। पर्जिंग कंप्लीट होने के बाद आपका क्या होता है कि MFT आपका रीसेट होता है। देन यू कैन ओपन LOTV एंड HOTV वाल्व्स। फिर क्या करना है हम लोग को, LOTV वाल्व को ओपन करके LOCV में जो लूब वाल्व का प्रेशर है, LDO का प्रेशर जनरली हम लोग 13 से 14 kg/cm² मेंटेन कर लेते हैं। एटमाइजिंग स्टीम का प्रेशर 7 से 8 kg हम लोग मेंटेन करते हैं। फिर हम लोग ने क्या किया कि लाइटअप किया 14-20 आवर में। ठीक है, लाइटअप के समय एट द टाइम ऑफ लाइटअप क्या कंडीशन था देखिए। MS प्रेशर उस समय 130 kg/cm² था, HRS प्रेशर 9 kg के आसपास था। HP बाईपास का जो सेट पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, घटा के 80 kg सेट कर दिया। क्योंकि BP1 BP2 वाल्व मैनुअल है इसलिए आपका भी सेट पॉइंट काम नहीं करेगा। LP बाईपास का भी सेट पॉइंट जो फिक्स सेट पॉइंट था 12 kg, ये ऑटो में ले लिया था। उस समय BP1 और BP2 का जो पोजीशन था वो जनरली 15% के आसपास ओपन था, और HP केसिंग एंड HP साफ्ट टेम्परेचर जो था वो 515 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने लाइटअप किया। जो लाइटअप जो कि आपको टेम्परेचर HP साफ्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भी आपको हॉट स्टार्टअप करते हैं तो गन जो हम लोगों ने लिया, ऑयल गन, CD एलिवेशन में हम लोगों ने 1 और 2 कॉर्नर में लिया, और EF एलिवेशन में 2, 3 और 4 गन लिया। टोटल 5 गन हम लोगों ने लिया। कोल्ड स्टार्टअप जब हम लोग करते हैं तो AV एलिवेशन में गन लेते हैं, और अभी चूँकि हॉट स्टार्टअप है आपको टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि SP साफ्ट टेम्परेचर क्राइटेरिया लाने के लिए आपको MS टेम्परेचर कम से कम 520 से 530 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी आपको X1, X2, X3 क्राइटेरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें HP केसिंग या SP साफ्ट टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए आपको MS टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तभी आपको क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो इसलिए हम लोगों ने CD एलिवेशन में 1 और 2 कॉर्नर में गन लिया, और EF एलिवेशन में 2, 3, 4 कॉर्नर में गन लिया। गन लेने के बाद जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होता है कि PFN को हम लोगों ने स्टार्ट किया। PFN आगरा, कोई भी एक भी PFN आप स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली आपका मैं आपको टाइम के साथ भी बताता हूँ। लाइटअप हम लोगों ने किया था 14-20 में, PFN को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया 14-30 आवर में। 14 से 30 आवर में हम लोगों ने एक PFN को स्टार्ट किया। PFN स्टार्ट करने के बाद सील एयर फैन को हम लोगों ने स्टार्ट किया। सील एयर फैन को स्टार्ट किया, और सील एयर फैन स्टार्ट करने के बाद कोल मिल दिल्ली को हम लोग चलाए, क्योंकि आपको टेम्परेचर चाहिए, इसलिए जनरली प्रीफर होता है कि दिल्ली से इंग्लैंड मिल आप चलाइए। तो दिल्ली मिल को हम लोगों ने चलाया 14-40 आवर में। हम लोगों ने कोल मिल दिल्ली को सर्विस में लिया। ओपन ऑल 4 स्टेनर ड्रेन, जो MS स्टेनर ड्रेन है, HRS स्टेनर ड्रेन है, सबको ओपन कर लेना है। धीरे धीरे क्या करना है कि चार्ज HP LP बाईपास स्लोली रिड्यूस द MS प्रेशर टू 65 से 70 kg/cm²। लाइटअप करने के बाद अब धीरे धीरे क्या किए, BP1 BP2 जिसका पोजीशन आपका 10 से 15% था, धीरे धीरे उसको आप 30-35% तक ले जाइए, और MS प्रेशर जो जिस आपका लाइटअप के समय 130 kg था उसको घटा के आपको 60 से 70 kg के आसपास हम लेके आ गए। ठीक है, तो BP1 BP2 को हम ओपन क्यों करते हैं, ताकि आपको क्राइटेरिया फास्ट मिले। जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना आपको क्राइटेरिया फास्ट मिलेगा, उतना आपका स्टॉप वाल्व का हीटिंग होगा, आपको MS टेम्परेचर बढ़ेगा। MS टेम्परेचर बढ़ने से आपको जो X1, X2, X3 क्राइटेरिया जो होता है, ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व्स, आपका रोलिंग क्राइटेरिया आपको बहुत फास्ट मिलता है। तो धीरे धीरे हम लोग BP1 BP2 को धीरे धीरे आपका करना है,
कि ओपन करना है ताकि एमएस प्रेशर रिड्यूस होकर 65 से 70 kg तक आ जाता है। अभी आपका क्या है कि 5 ऑयल गन सर्विस में था और 2 कोल मिल जो है हम लोग सर्विस में ले लिए थे। कोल मिल दिल्ली हम लोगों ने क्या किया था 20 मिनट लाइटअप के 20 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने कोल मिल दिल्ली ले लिया था। उसके बाद फिर दिल्ली के बाद चेन्नई भी हम लोग 15-10 आवर में हम लोग चेन्नई ले लिए और धीरे धीरे इसको क्या किए कि स्लोली लोड, इसको धीरे धीरे हम लोग लोड किए ताकि टोटल कोल फ्लो को इससे ज़्यादा नहीं रखना है, 65 से 70 टन पर आवर से ज़्यादा मेंटेन, इससे ज़्यादा नहीं रखना है इसको। टोटल कोल फ्लो को इतना ही हम लोग को मेंटेन करना है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका एमएस प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो एमएस प्रेशर को जैसे ही इंक्रीज हो बीपी और बीपी2 को थोड़ा सा और ओपन कर देना है। आपको 40 से 45% तक ओपन कर लेना है और ताकि आपका एमएस प्रेशर जो है वो 70 से 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपको मेंटेन रहे। धीरे धीरे आप देखिए क्या होगा कि आपको एमएस, चूंकि आपको मेन क्राइटेरिया क्या है, एमएस टेम्परेचर को लाना है। एमएस टेम्परेचर को क्यों लाना है? क्योंकि आपका एचपी साफ्ट टेम्परेचर, एचपी केसिंग टेम्परेचर 5-10 डिग्री सेल्सियस था, तो उससे ज़्यादा आपको एमएस टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बीपी1 बीपी2 वाल्व को धीरे धीरे ओपन कर रहे थे। और एलपी बाईपास वाल्व क्या था उसका वो ऑटो में रखे थे और एचपी बाईपास को मैनुअली हम लोग रखे हुए थे और उसका सेट पॉइंट 12 था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो प्रेशर जैसे ही आप बीपी1 बीपी2 ओपन कीजिएगा तो एचआरएस प्रेशर इंक्रीज करेगा और जैसे वो इंक्रीज करेगा तो आपका एलपी बाईपास का जो स्टॉप कंट्रोल वाल्व भी ओपन होकर आपका एचआरएस प्रेशर को 9 से 10 kg मेंटेन करके रखेगा। तो एमएस टेम्परेचर देखिएगा धीरे धीरे आपको 515 से 505 डिग्री सेल्सियस आपका मिलना शुरू हो जाएगा। एचआरएस प्रेशर 10 से 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एचआरएस टेम्परेचर 480 से 500 डिग्री सेल्सियस आपको मिलने लगेगा। फिर जब आपका एक्सॉन क्राइटेरिया आ जाता है तो एक्सॉन क्राइटेरिया आने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं कि जनरेटर प्रोटेक्शन को रीसेट करते हैं, फिर टरबाइन का प्रोटेक्शन रीसेट करते हैं। टरबाइन रीसेट कैसे करते हैं? जो आपका स्टार्टिंग डिवाइस है वो तो जैसे ही ट्रिप करता है वो 100% ओपन हो जाता है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे 0% पे लाएंगे। जैसे ही आपका 0% पे आता है तो टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट हो जाता है। वहाँ पे दिखेगा आपका ट्रिप ऑयल, ऑक्स ट्रिप ऑयल, स्टार्टअप ऑयल, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे उसको 0 से 30% के आसपास लेके जाते हैं धीरे धीरे। तो देखिएगा कि आपका क्या होता है कि एचपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व ओपन होता है पहले, फिर आईपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, इतना आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट करने के लिए स्टार्टिंग डिवाइस को 100 से 0% लाना पड़ता है। तो इसको लाने के लिए आपको ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ करना है इससे पहले। उसके बाद जो एचपी आईपी ट्रिम डिवाइस को भी ऑफ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको धीरे धीरे 0% पे लाइए, टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट होगा। आप देखिएगा उस समय आपका ट्रिप ऑयल 10 kg के आसपास जनरेट होता है, स्टार्टअप ऑयल, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होता है। सबका अपना अपना जितना ऑयल है सबका अपना अपना काम है। ठीक है, उसके बाद उसको फिर स्टार्टिंग डिवाइस को हम लोग 30% के आसपास ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि सबसे पहले आपका एचपी स्टॉप वाल्व ओपन होता है, फिर आपको आईपी स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है। इसके बाद देखिए कि आपका X1 क्राइटेरिया फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व है, X2 एंड X3 क्राइटेरिया जो होता है फॉर द ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व है एंड 360 आरपीएम पे ले जाने के लिए होता है। तो देखिए जब आपका सारा क्राइटेरिया मिल गया, X2 क्राइटेरिया भी आपको अचीव हो जाता है, X3 क्राइटेरिया भी अचीव हो जाता है, तब आपको 360 आरपीएम पे लेके जाना है। ठीक है, जब X1 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया था तो हम लोगों ने क्या किया, स्टॉप वाल्व फिटिंग करना शुरू किया, मतलब स्टॉप वाल्व को ओपन किया था। 16-15 आवर्स में हम लोग 360 आरपीएम को सेट पॉइंट डाल दिया। देखिए 360 आरपीएम सेट पॉइंट डालने से पहले आपको क्या क्या करना है, थोड़ा इसको हम लोग बताता हूँ। अभी तक आपका क्या था कि ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ था, आपका एचपी आईपी ट्रिम डिवाइस भी आपका ऑफ, मतलब सोलेनॉइड वाल्व आपका डी एनर्जाइज कंडीशन में था। जब स्टॉप वाल्व ओपनिंग किए थे हम लोग, टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट करके 0 से 30% तक स्टार्टिंग डिवाइस को लेके गए थे, तो आपका आईपी एंड एचपी का स्टॉप वाल्व ओपन हुआ था। उसमें देखिए एमएस प्रेशर 80 kg के आसपास मेंटेन किए थे, एमएस टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस, एचआरएस प्रेशर 9 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बीपी1 बीपी2 का जो पोजीशन था धीरे धीरे बढ़ा के हम लोग 60% तक लेके चले गए थे। ठीक है, ताकि जितना हम बीपी1 बीपी2 ओपन करेंगे उतना आपका कंट्रोल वाल्व का हीटिंग होगा और क्राइटेरिया कंट्रोल वाल्व ओपनिंग का आपको मिल जाएगा, X2 X3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल हो जाएगा। 360 आरपीएम डालने से पहले आपको क्या करना है कि ट्रैकिंग डिवाइस जो था उसको ऑन कर लेना है, ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ नहीं रखना है, आप ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर लेना है। फिर क्या करना है कि स्पीड रेफरेंस पे जाके 360 आरपीएम को सेट पॉइंट डाल देना है। जैसे आप 360 आरपीएम पे डालते हैं, मशीन अभी आपका स्पीड कंट्रोल में है, तो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग शुरू हो जाता है।
तो इसमें जब 360 आरपीएम पे जब जाता है टरबाइन, तो आपको एक चीज़ गौर करना है कि 240 आरपीएम पे टर्निंग गियर, जो बारिंग गियर वाल्व है, क्लोज हो जाना चाहिए। 240 आरपीएम पे टर्निंग गियर वाल्व शुड बी क्लोज, ठीक है। 360 आरपीएम पे हम लोग जैसे डालते हैं तो बीपीएन बीपी2 का पोजीशन जो 60% था, थोड़ा सा हमको उसको रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि उसको रोटेशन के लिए थोड़ा सा एमएस प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बीपीएन बीपी2 को थोड़ा सा हम लोग क्लोज कर देते हैं। जैसे 60% था तो 45-50% तक लेके आ गए थे। उससे क्या होता है कि आपका टरबाइन का स्पीड बहुत जल्दी बढ़ता है, एमएस प्रेशर आपको ज़्यादा मिलता है। उसके बाद X5 एंड X6 क्राइटेरिया चाहिए फॉर 3000 आरपीएम जाने के लिए। तो देखिए कि आपका X5 एंड X6 क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो जाता है तो फिर हम लोग 3000 आरपीएम का सेट पॉइंट डालते हैं। 360 आरपीएम पे जनरली हम लोग 10 मिनट तक रखते हैं, जो कि आप ये एक्चुअली हॉट स्टार्टअप है, हॉट लाइटअप है, तो ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं करना है, जो कि आपका टी और टी मीन, जो एचपी साफ्ट का जो टी और टी मीन का टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 0 ही रहता है, जो कि दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहता है। टीएम मतलब 50% थिकनेस पे और टीआई मतलब 100% थिकनेस, दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। 5 मिनट से 10 मिनट तक मैक्सिमम आप वहाँ पे होल्ड कीजिए। उसके बाद जो स्पीड रेफरेंस के पेज पे 3000 आरपीएम सेट पॉइंट डाल दीजिए। जब 3000 आरपीएम सेट पॉइंट डालते हैं उस समय क्या करना है कि एमएस टेम्परेचर देखिए, कंडीशन एमएस टेम्परेचर 530 डिग्री सेल्सियस था। एमएस प्रेशर को थोड़ा सा बीपीएन बीपी2 वाल्व को थोड़ा सा और ओपन कर लिए थे। ओपन करके क्या किए थे कि एमएस प्रेशर को 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लेके आ गए थे। एचआरएस प्रेशर वहाँ 10 kg था। बीपीएन बीपी2 का पोजीशन 60% तक लेके आ गए थे, क्योंकि कोल फायरिंग बढ़ा के ऑयल का फायरिंग जो है थोड़ा प्रेशर 8 kg मेंटेन करके हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीपीएन बीपी2 वाल्व को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ताकि एमएस प्रेशर 70 kg के रेंज में रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3000 आरपीएम डाल देते हैं। 3000 आरपीएम जैसे ही डालते हैं तो बीपीएन बीपी2 का पोजीशन थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करते हैं। जैसे ही 3000 आप दीजिएगा, बीपीएन बीपी2 का पोजीशन को आपको रिड्यूस करना, क्योंकि आपको वहाँ पे एमएस प्रेशर का कंजम्पशन अभी आपको बाईपास कम करना है। अभी आपको मैक्सिमम स्टीम टरबाइन के थ्रू लेके आपको जाना है। तो बीपीएन बीपी2 का पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, 50 से 60% था, उसको हम लोग रिड्यूस करके 30% तक लेके आ जाते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम स्टीम जो है वो टरबाइन से होके पास करें, ठीक है। तो 3000 आरपीएम जब जाता है तो उस समय dn/dt रेशियो जो है dn/dt वो 600 आरपीएम पर मिनट आपको मिलना चाहिए। और आपका वहाँ पे देखिए 2-3 फेनोमेनन आपको देखना। एक आपको जीओपी का कटआउट 540 आरपीएम पे जीओपी का कटआउट हो जाना चाहिए, और 2850 आरपीएम पे 2850 आरपीएम के आसपास आपका एओपी का भी कटआउट हो जाना चाहिए। एओपी का जो कटआउट कैसे पता चलेगा कि आपका जो लूब वाइल प्रेशर जो 7 से 7.5 kg था वो इंक्रीज होकर 9 से 9.5 kg तक चला जाता है। इट मीन्स आपका एमओपी सर्विस में आ गया। अगर आपका प्रेशर बढ़ गया और एओपी कटआउट नहीं हुआ है तो आपको मैनुअली इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। सबका एसएलसी तो सब जितना भी है इक्विपमेंट का सबका एसएलसी ऑन होना चाहिए। एसएलसी किसी का भी ऑफ नहीं होना, एसएलसी सबका ऑन कंडीशन में आपको रखना है, ठीक है। 3000 आरपीएम पे आप 2 से 3 मिनट आप उस पर होल्ड कीजिए। जनरली हम लोग देखिए 16-15 में 360 आरपीएम दिए थे, 16-30 में 3000 आरपीएम हम लोगों ने डाल दिया। फिर 10 मिनट के बाद 1640 आवर्स में हम लोग मशीन को सिंक्रोनाइज कर दिए। देखिए लाइटअप कब किए थे, 1420 में, और 1640 में 2 घंटे में मशीन मेरा सिंक्रोनाइज हो गया। जब सिंक्रोनाइज हुआ था उस समय एमएस टेम्परेचर 540 kg था, एमएस प्रेशर 75 kg, एचआरएस प्रेशर 12 kg एंड बीपीएन बीपी2 भी 20 से 25%। जो आपका 50 से 60 था उसको हम लोग घटा के 20 से 25% लेके आ गए, जो कि आपको बाईपास अब नहीं करना है, वो टरबाइन के थ्रू पास कराना है स्टीम को। तो 20 से 25 इसको क्लोज नहीं करना है, 20 से 25% तक लेके आ गए। अभी मशीन जैसे ही सिंक्रोनाइज हुआ कि बीपीएन बीपी2 का पोजीशन को हम लोग धीरे धीरे ड्रम लेवल को देखते हुए, एमएस टेम्परेचर को देखते हुए, एमएस प्रेशर को देखते हुए, एचआरएस प्रेशर को देखते हुए धीरे धीरे इसको घटा के हम लोग इसको 0 लेके आ जाना है। तो बीपीएन बीपी2 वाल्व को धीरे धीरे हम लोग को, जैसे मशीन सिंक्रोनाइज हुआ, इसको बीपीएन बीपी2 को धीरे धीरे हम लोग को क्लोज कर देना है। फ्रेंड जैसे मशीन सिंक्रोनाइज हुआ था, अभी भी मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में ही चल रहा था, सिंक्रोनाइज हुआ तो उसमें जनरली क्या देखा गया कि 25 मेगावाट के आसपास आपको लोड दिखा दिया। 25 मेगावाट के आसपास जैसे ही लोड दिखाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे मशीन सिंक्रोनाइज हुआ 25 मेगावाट वहाँ पे दिखा दिया, आपको क्या करना है कि मशीन एक स्टेप आपको और करना है फ्रेंड। जैसे मशीन आपको सिंक्रोनाइज करने से पहले आपका लोड रेफरेंस पे
जो लोड रेफरेंस है वहाँ पे आप 50 मेगावाट आप डाल देना है, ठीक है। और पी आर मैक्स जो है उसको आपको 75 मेगावाट सेट पॉइंट डाल दीजिए। जनरली 520 मेगावाट सेट रहता है रनिंग कंडीशन में, उसको रिड्यूस करके 75 मेगावाट आप डाल दीजिए। मशीन को आप जैसे ही सिंक्रोनाइज करते हैं, मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में रहता है। 25 मेगावाट आपको दिखा दिया। इसको आपको क्या करना है कि 50 मेगावाट के से ऊपर लेके जाना होता है। 50 मेगावाट से इसको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। तो अभी क्या है कि स्पीड रेफरेंस जो एनआर वैल्यू को इंक्रीज करना है, ताकि धीरे धीरे इस लोड को 50 मेगावाट के आसपास लेके जाना है। 50 मेगावाट इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि आपका लोड कंट्रोल एक्टिव होता है 50 मेगावाट के बाद ही। तो जैसे ही आपका लोड क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि एनआर वैल्यू को इंक्रीज किया। एनआर वैल्यू को इंक्रीज करने से स्पीड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज हुआ, कंट्रोल वाल्व ओपन होता है, और उसको ओपन करने से क्या हुआ कि मेगावाट आपका बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे मेगावाट बढ़ा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि लोड रेफरेंस पेज को जो है 50 मेगावाट से बढ़ा के हम लोग 70-75 मेगावाट तक लेके चले जाते हैं। क्या होता है कि एक आपका मैक्सिमम लॉजिक गेट है जिसमें कि आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट आता है, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आता है। इस दोनों में जिसका आउटपुट ज़्यादा रहेगा वही इफेक्टिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोड रेफरेंस को जैसे ही मेगावाट 50 मेगावाट तक, हम 50 मेगावाट तक आपको स्पीड कंट्रोल से ही लेके आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लोड रेफरेंस को 60, 65, 70 तक बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही लोड कंट्रोल का आउटपुट मैक्सिमम हुआ, मशीन आपका लोड कंट्रोल मोड में आ जाता है, लोड कंट्रोल मोड एक्टिव होता है। इसके कुछ समय बाद आप देखिएगा कि स्पीड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो 11.11% पे आके सेट हो जाता है। जैसे ही सेट आ गया, इस मीन्स आपका श्योर हो गया कि मशीन आपका लोड कंट्रोल में आ गया। अब मशीन आपका जैसे ही लोड कंट्रोल में आया, फिर आप लोड रेफरेंस को बढ़ा के मेगावाट को इंक्रीज कर सकते हैं। यूनिट लोड 80 मेगावाट के आसपास स्मूथ चेंज ओवर हो गया था फ्रॉम स्पीड कंट्रोल से लोड कंट्रोल मोड में। उसके बाद एचपी बाईपास प्रेशर सेट पॉइंट को धीरे धीरे एमएस प्रेशर को देखते हुए, लोड को देखते हुए एमएस एचपी बाईपास का जो प्रेशर सेट पॉइंट है धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है। BP1 एंड BP2 वाल्व आपका क्या है 0% पे है। BP1 एंड BP2 कंप्लीट क्लोज हो जाना चाहिए। उसके बाद एलपी हीटर 2 एंड 3 को चार्ज करना है। एंड एक्सट्रैक्शन टू डेरिएटर पैगिंग के लिए जो एक्सट्रैक्शन स्टीम इसको भी हमको चार्ज करना, मतलब एक 120 मेगावाट लोड के आसपास आपको एलपी हीटर 2 एंड एलपी हीटर 3 को चार्ज कर लेना है। डेरिएटर पैकिंग के लिए जो एक्सट्रैक्शन स्टीम है उसको भी आप चार्ज कर लीजिए, ठीक है। जब आपका लोड 150 मेगावाट के आसपास पहुंचता है तो आप एसपी हीटर को भी चार्ज कर लीजिए, एसपी हीटर को चार्ज कर लेना है। इसके बाद थर्ड कोल मिल आपका 17-15 आवर में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। थर्ड मिल के बाद आपको क्या था कि पीए फ्लो सेकंड जो पीए प्राइमरी एयर फैन है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर लिए थे। और पुट प्राइमरी एयर फैन मास्टर ऑन ऑटो, उसको ऑटो में 760 mmWC सेटमेंट डाल दिए थे। फिर आपका प्राइमरी एयर फैन आपका अभी ऑटो में आ गया। लेकिन एयर फ्लो अभी भी आपका मैनुअल मोड में ही है। और मेंटेन एयर फ्लो एज पर द लोड के हिसाब से आपको एयर फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। यूनिट लोड जब 170 से 180 मेगावाट आ जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि चेंज ओवर टू HI रेंज फीड वाटर फ्रॉम LLCB। जो आपका फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन में जाइएगा तो FDV 13, 14, 15 रहता है, ये आपका लो रेंज के लिए है, लो लोड के लिए। इसको FDV 16 वाला आपको वाल्व को ओपन कर लेना है। और इस सारा FDV 13, 14 एंड 15, 14 आपका कंट्रोल वाल्व है तो 13 एंड 15 को आपको ओपन रखना है। एंड 14 को धीरे धीरे कंट्रोल वाल्व को आपको क्लोज करके 0 कर देना है, ठीक है। और अभी जो फीड वाटर का जो फ्लो का जो भी डिमांड होगा वो FDV 16 से होके जाएगा, इसको आपको चेंज ओवर कर लेना है। फिर आपका फोर्थ मिल को आप स्टार्ट कर लीजिए। कोल मिल इंग्लैंड को हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1745 आवर में, कोल मिल इंग्लैंड स्टार्ट हो गया था। फिर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लोड बढ़ाने के लिए कोल मिल आगरा को 1755 में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जब यूनिट लोड 200 से 220 मेगावाट आ गया था, देखिए ESTC पेज पे आप लोड रेफरेंस को बढ़ा के आप लोड बढ़ा रहे हैं तो PR मैक्स को भी उसी के हिसाब से आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। क्योंकि PR मैक्स को कभी कभी क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में 75 मेगावाट डाल के भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप लोड रेफरेंस में लोड बढ़ाते जाइएगा तो लोड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि PR मैक्स उसको लोड को रोक के रखेगा। तो जैसे जैसे आप लोड रेफरेंस वैल्यू बढ़ा रहे हैं PR मैक्स को उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको बढ़ा के रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। जब यूनिट लोड 200 से 220 मेगावाट आ जाता है तो अभी क्या करना है कि टेक फर्स्ट TDBAP इनटू सर्विस विथ MDBAP। अभी MDBAP सिर्फ चला था, अब फर्स्ट TDBAP को सर्विस में ले लेना है।
और इसका रीसर्कुलेशन अभी ओपन कंडीशन में ही है। MDBFP का भी आपका रीसर्कुलेशन ओपन कंडीशन में ही है, दोनों का ओपन कंडीशन में ही अभी आपका चलता रहेगा। कट फिफ्थ कोल मिल को आप स्टार्ट कर लीजिए, धीरे धीरे लोड को आप 275 मेगावाट तक लेके जाइए। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि रिमूव वन ऑयल गन एट अराउंड 280 मेगावाट। 280 मेगावाट पे आप क्या कीजिए, एक ऑयल गन को धीरे धीरे आप रिमूव करना शुरू कीजिए। फ्लेम को देख के ही ऑयल गन रिमूव करना है। यूनिट लोड 300 मेगावाट पे आके अब आपको 6 कोल मिल को कट इन किए थे। कोल मिल फरक्का को हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1845 आवर में। इसके बाद ट्रिम डिवाइस को स्विच ऑन किए थे, मतलब उसका जो सोलेनॉइड वाल्व था उसको हम लोग इनर्जाइज किए थे। देखिए ट्रिम डिवाइस को जनरली बोला जाता है कि 150 मेगावाट के आसपास भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसका ऑन करने का सिंपल क्राइटेरिया आप देखिए कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हैं तो आईपी कंट्रोल वाल्व देखिए धीरे धीरे आपका फुल ओपन हो जाएगा। जिस लोड पे आपका आईपी कंट्रोल वाल्व फुल ओपन हो गया मीन्स 80 से 90% ओपन हो जाता है, उसी समय आप ट्रिम डिवाइस को स्विच ऑन कर सकते हैं। धीरे धीरे आप 280 मेगावाट से पे ऑयल गन रिमूव करना शुरू कीजिए और 330 से 340 मेगावाट तक जितना भी ऑयल गन है सबको आपको रिमूव कर लेना है। ठीक है, फ्लेम कंडीशन को देखते हुए धीरे धीरे जब भी ऑयल गन रिमूव कीजिए तो 1 ऑयल गन एट ए टाइम रिमूव करना है। धीरे धीरे एक ऑयल गन को रिमूव करते करते आपको 330 से 340 मेगावाट के बीच आपको जितना भी ऑयल गन है सबको आपको रिमूव कर लेना है। इसके बाद चार्ज ESP फील्ड आफ्टर फ्लू गैस टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस। जैसे फ्लू गैस टेम्परेचर आफ्टर APH 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलता है देन चार्ज ESP फील्ड आप चार्ज कर सकते हैं। फिर 350 मेगावाट के आसपास 350 से 370 मेगावाट के बीच में टेक सेकेंड TDBAP इनटू सर्विस। आप इसको सेकेंड TDBAP आप सर्विस में लिए थे, ले लेना है। उसके बाद जैसे सेकेंड TDBAP आप सर्विस में लेते हैं, जो आपका MDBAP है उसको आपको अनलोड कर लेना है और उसको रिसर्कुलेशन मोड में चला के रखना है। 350 से 360 मेगावाट के आसपास आपका सारा ऑयल गन रिमूव हो चुका था। अब आपको मशीन को CMC मोड में डाल देना है। CMC मोड में डालने से पहले आपको क्या करना है कि एयर फ्लो को ऑटो में डालना है। एटलीस्ट 2 फीडर को आपको ऑटो में डालना है। ठीक है, आपका PA फ्लो तो ऑलरेडी ऑटो में था, ID फैन ऑटो में है, FD फैन ऑटो में है, आपका 2 फीडर ऑटो में है। इसको इतना, उसके बाद HP बाईपास को आप ऑटो में डाल दीजिए। धीरे धीरे उसका सेट पॉइंट को बढ़ा के HP बाईपास को ऑटो में आप डाल दीजिए, LP बाईपास को भी ऑटो में आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मशीन को CMC मोड में डालना है। CMC मोड में डालने के बाद प्रेशर कंट्रोल मोड पे जो MS प्रेशर सेट पॉइंट है वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज करते हुए चलना है। एक्चुअल प्रेशर को देखते जब भी आप CMC में डालना है तो CMC में डालने से पहले आप जो एक्चुअल प्रेशर से जो MS प्रेशर का जो सेट पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। जैसे एक्चुअल प्रेशर अगर 140 kg है मान लीजिए तो सेट पॉइंट आपको 138 139 आपको मेंटेन करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो 120% आपका चला जाएगा। ठीक है, इतना आपने MS प्रेशर सेट पॉइंट भी आपने डाल दिया। इसके बाद आपको CMC मोड को सिलेक्ट करना है। CMC मोड सिलेक्ट करने से पहले आपको बॉयलर मास्टर को ऑटो में डाल दीजिए। बॉयलर मास्टर ऑटो में डाल के CMC मोड को ऑन कर दीजिए। CMC मोड में डालने के बाद देखिए कि आपका जो प्रेशर कंट्रोलर जो है वो ऑटोमेटिक LP मोड सिलेक्ट हो जाएगा। हमको लिमिट प्रेशर मोड में चलाना है मशीन को, इनिशियल प्रेशर मोड में नहीं चलाना है, लिमिट प्रेशर मोड में मशीन को चलाना है। इसलिए जैसे ही अगर CMC मोड सेलेक्ट करते हैं तो LP मोड ऑटो में सेलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो CMC में डालने से पहले प्रेशर कंट्रोल वाला पेज खोलिएगा, उसमें आपको LP मोड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको CMC को ऑन करना है। जनरली लॉजिक ऐसा रहता है कि आप CMC मोड जैसे सेलेक्ट करते हैं तो वो LP मोड ऑटो में सेलेक्ट हो जाता है। CMC में जब मशीन आ गया, अब आपको CMC में ही धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करना है। पहले आपने 2 फीडर ऑटो में डाला था, धीरे धीरे आप जितना भी ये फीडर है सबको आप ऑटो में डाल सकते हैं। ठीक है, 400 मेगावाट के बाद आपको 7th कोल मिल स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे लोड को 500 मेगावाट तक लेके चले जाइए। ठीक है, 500 मेगावाट जाने के बाद फिर आप केमिस्ट से बात करके आप CVD को बंद करवा सकते हैं। और LP डोजिंग और FP डोजिंग तो एज पर द केमिस्ट के एडवाइस के हिसाब से आपको चला के रखना है। LP डोजिंग अमोनिया एंड हाइड्रोजन होता है एंड SP डोजिंग आपका फॉस्फेट पंप होता है। इसको आप केमिस्ट के हिसाब से इसको पहले ही चला के रख लेना है। 500 मेगावाट आने के बाद आप देखिए कि जितना भी वगैरह जो ड्रेन व्रेन सब एक बार टरबाइन फ्लोर चेक कर लीजिए। जितना भी ड्रेन है सबको क्लोज करवा लीजिए। कोई भी ड्रेन ओपन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। इसको एक बार इंश्योर कर लेना। बॉयलर साइड में जाके आप इंश्योर कर लीजिए। कुछ भी आपका जो है बॉयलर साइड तो अपने ड्रेन व्रेन तो कुछ खोला ही नहीं था, वेंटिंग कुछ करवाया नहीं था।
क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा था। तो इस टाइप से आपको एक बार ओवरव्यू चेक कर लेना है कि कहीं कोई टरबाइन साइड से ड्रेन वेंट तो खुला हुआ नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रेन आपका ऑलरेडी क्लोज हो जाना चाहिए। ग्लैंड स्टीम का जो था 40 से 50% लोड के बाद ही आपका सेल्फ सीलिंग शुरू हो जाता है। जनरली ग्लैंड स्टीम का जो सेल्फ सीलिंग होता है वो इनिशियल में हम लोग PRDS से करते हैं, फिर 40% के लोड के बाद वो सेल्फ सीलिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका SLC को एक बार चेक कर लीजिए, सारा का SLC ऑन होना चाहिए। और प्रेशर, जितना भी प्रेशर सेट पॉइंट है, टेम्परेचर सेट पॉइंट, एक बार सब चेक कर लीजिए और एक अप्रोप्रिएट वैल्यू आप सब जगह डाल दीजिए। तो इस टाइप से आपका हॉट लाइटअप का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड, आपने देखा कि इस वीडियो में हम लोग हॉट स्टार्टअप जब करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या क्या स्टेप हम लोग लेते हैं, सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी अगर डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।